चलिए, let's start the application of Gauss's law, because in previous class we have already done with the what is Gauss's law or theorem of Gauss's law, statement of Gauss's law, and we have deduced the Coulomb's law from the Gauss's law. उसका proof भी हमने देख लिया था कि Gauss's law का proof क्या होता है. In this class we are going to start what applications of Gauss's law. तो जो आपकी basic applications है, एक हम देखेंगे application due to the infinite wire, और एक दूसरा देखेंगे हम infinitely plane sheet. So we are going to watch we are going to derive the electric field due to infinitely long wire and infinitely long plane sheet by using the Gauss's law. So here we start our first application. First of all, applications of Gauss's law or Gauss's theorem. So first application, what we are going to do to obtain the expression of electric field due to infinitely long wire having uniform charge density, having uniform linear charge density lambda coulomb per meter at a distance r from the wire. So let's suppose हमने लिया ये एक वायर, और ये वायर कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग. तो इनफाइनाइटली लॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, अरे बन जाए, सीधी लाइन ही नहीं बनती, बताओ. कभी कभी ना, और ये डॉट 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 डॉट, ठीक है. तो ये डॉट 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 क्या बता रहा है कि कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा. ठीक है, दोनों को समझा ना भाई, सीधी स्ट्रेट वायर. तो स्ट्रेट वायर अगर है और ये यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी रख रहा है, सो व्हाट इज दैट मीन कि जो भी चार्ज इसको दिया जाएगा वो इस वायर के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. यानी कि पर यूनिट लेंथ जो भी चार्ज है वो हमेशा इक्वल अमाउंट में रहेगा, कहीं पे भी हो, कितना भी हो. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कोई सा भी इन बिटवीन पॉइंट ले लूं, मान लीजिए यही पॉइंट ले लिया, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, ये वाला जो ब्लू लाइन से अभी शो कर रहा हूं फिलहाल, तो अगर इसके अंदर मान लीजिए इस ब्लू लाइन, इसको मैं अभी फिलहाल के ले लेता हूँ एबी लेंथ, अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है जिसके अंदर 300 कूलम्ब चार्ज प्रेजेंट है, तो 10 सेंटीमीटर में 300 कूलम्ब चार्ज प्रेजेंट होने का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होना चाहिए, 30 कूलम्ब. तो इसका मतलब आप कोई सी भी 1 सेंटीमीटर आप ले लो, अगर आपने ये इतनी सी 1 सेंटीमीटर ले ली तो हर 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना कूलम्ब चार्ज आएगा, 30 कूलम्ब 30 कूलम्ब 30 कूलम्ब. दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी. और उसको लैम्डा को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबने पहले वाली क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है. लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या जो भी आप लेंथ ले रहे हो उसमें कितना चार्ज कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी. यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर. तो आपसे बोला गया, तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिया था मैंने, जो चार्ज है वो इस पूरे वायर पर, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यानी कि हर एक यूनिट लेंथ पर टोटल चार्ज इज सेम, या कैसी भी लेंथ लो उसके अंदर जो रेशियो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए. तो अगर टोटल चार्ज हो क्यू और टोटल इनफाइनाइट हो तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, तो ये तो आंसर 0 आ जाएगा. तो इससे बचने के लिए ही अभी हम कुछ करने वाले हैं. वो क्या करने वाले हैं, तो ठीक वैसे जैसे हमने इसको बिना गॉसेस लॉ के भी प्रूव कर रखा है, उसके अंदर हमने इसको ऐसे ले लिया था और इससे वाई डिस्टेंस पर, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस y पर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, और ये हमारे पास आया था 2k लैम्डा अपॉन y. दैट वाज द रिजल्ट जो हमने फाइंड किया था. तो अभी उसमें हमने गॉसेस लॉ को यूज नहीं किया था. आज हमें इसको मैंने ऐसे घुमा देना है. तो मैं इसको जब ऐसे घुमाऊंगा तो इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और y की जगह बस मैंने r बोल दिया.
तो बोल दिया किसी भी पॉइंट आर, आर कहीं पे भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं इसके सामने। आर का मतलब आप ये समझ लीजिए कि बस ये एक लॉन्ग वायर है, जैसे ये मान लीजिए लॉन्ग वायर हो गया, ये वायर दिख रहा है। अब इससे आर डिस्टेंस बोल दी, तो आर ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के वो आर कौन सा लेता है। हो सकता है ये आर हो, ये आर हो, ये आर हो, ये आर हो, इधर आर हो। तो इसका मतलब कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कहीं पे भी हो सकती है। कोई कहेगा नहीं मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसके लिए ये आर होगी। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर होगी। इधर देखेंगे तो ये वाले आर होगी, ये वाले आर होगी। कोई कहेगा नहीं इधर लेंगे तो ये आर होगी, ये आर डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगी। ठीक, तो इस आर पॉइंट पर एक मैंने रैंडम पॉइंट ले लिया, पी इस पॉइंट टोटल, मतलब कोई सी भी आर डिस्टेंस जो इक्वल डिस्टेंस हो इधर और इधर, हमें फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस होल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो हमने क्या बोला कि लेट गॉसेस क्या बोलता है कि उसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड करते हैं, हम हमेशा गॉसियन सरफेस की इमेजिनेशन करते हैं। इस तरह से इमेजिन करना है कि जो टोटल चार्ज आप मानने वाले हो वो टोटल चार्ज उसके अंदर कंटेंट हो जाए। तो मान लीजिए पूरे इनफाइनाइट पे तो कैपिटल क्यू है, लेकिन जो पोर्शन हम लेने वाले हैं उसके अंदर स्मॉल क्यू कंटेंट है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने डॉट लगा दिया, आप ये मान लीजिए ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके अंदर जो नेट चार्ज कंटेंट है वो है स्मॉल क्यू। पूरे इनफाइनाइट पे आप मान सकते हो टोटल कैपिटल क्यू, लेकिन इसकी क्योंकि टोटल इनफाइनाइट एल इनफाइनाइट जिसका कोई मीनिंग हम निकाल नहीं पाएंगे, इस वजह से हमने एक सर्टेन पोर्शन ले लिया जिस इस तरह का, थोड़ी सी इसकी मैं रेडियस को, इस तरह का हम एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस की इमेजिनेशन करेंगे जिसकी रेडियस हो आर। तो मैं पहले क्या बना देता हूं, एक गॉसियन सिलेंडर बना देता हूं जिसकी रेडियस कितनी शो कर रहे हैं हम, आर। तो आर इसलिए कि ये आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है। तो अब आप देखिए अगर ये गॉसियन सिलेंडर हुआ यहां से यहां तक, जहां तक भी हम ले रहे हैं, तो इसकी ये डिस्टेंस जो हो गई वो कितनी हो गई, आर। यहां से कहीं से भी आप काउंट कीजिए, ये डिस्टेंस हमेशा कितनी आएगी, आर। तो ये बी पॉइंट से आप देखिए ये बी पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गई आर, ये भी डिस्टेंस हो गई आर। और हमें ये अब आर का, अब इधर आर है तो ये इधर भी आर होगा, कहीं से भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो ये आर ही आएगा, ये आर ही आएगा सभी जगह। तो अब हमने क्या करना है कि इस पूरे गॉसियन सरफेस, हमने जो सिलेंड्रिकल सरफेस माना, इसके अंदर हमने इस ए और बी के बीच में टोटल कितना चार्ज कंटेंट मान लिया, स्मॉल क्यू का। ओवरऑल आप प्लस क्यू बोल सकते हो कैपिटल का। हमने इसके अंदर ए बी डिस्टेंस के अंदर उस ए बी डिस्टेंस की जो लेंथ है, यानी कि जो सिलेंडर की लेंथ है, उसको बोल दिया स्मॉल एल। अब इससे फायदा क्या हुआ, स्मॉल एल वाले सिलेंडर जिसकी रेडियस आर हो, जिसके अंदर स्मॉल क्यू चार्ज कंटेंट हो, इसको लेने से फायदा ये हुआ कि हमें गिवन था कि यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर लेंथ के अंदर कितना चार्ज कंटेंट है। तो हमने मान लिया कि अगर ये इसकी हाइट यानी कि इसकी लेंथ एल है, तो एल लेंथ के अंदर, इस एल लेंथ के अंदर कितना चार्ज अज्यूम कर रहे हैं, क्यू। तो इसकी लैम्डा कैसे निकलेगी, क्यू बाय एल। तो यहां से हमें ये फैसिलिटी मिल गई कि हम क्यू को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड एल। तो ये होगी हमारी फैसिलिटी, और इससे हमने फाइंड कर लिया कि इसके अंदर अगर एल लेंथ हम अज्यूम कर रहे हैं तो उसके अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, लेमडा इंटू एल। क्यू चार्ज हमने माना था, एल भी हमने मानी, फाइनल आंसर में एल भी नहीं आनी थी। तो अभी तो दो अज्यूम्ड क्वांटिटी चल रही थी, एक क्यू और एक एल। अब हमने एक क्वांटिटी को एक ही अननोन में कन्वर्ट कर दिया। पहले क्यू और एल दोनों अननोन थी, अब क्यू को भी हमने सिर्फ एक सिंगल अननोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एल के अंदर। लेमडा तो क्योंकि गिवन है, तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा है। अब इस गॉसियन सरफेस को चूज करने से फायदा क्या हुआ, हम क्या करेंगे इस पूरी गॉसियन सरफेस को, तो मैं इसको यहां से हटा करके इधर की तरफ स्टेप 1। तो ये पहले आप पूरी थ्योरी लिखेंगे कि to find the electric field at a distance r, we imagine a Gaussian surface of we imagine a cylindrical Gaussian surface of radius r having the length l, which is containing the charge small q inside it। a से b के अंदर, इस Gaussian surface के अंदर जो charge content है that is q, and hence
and hence according to the definition of linear charge density, lambda should be equals to q by l. This implies that the charge contained in the L length should be given by q is equals to lambda l. इतनी थ्योरी लिखने के बाद हम इस स्टेप पर आए हैं अभी, q is equals to lambda l. Now to find the electric field at a distance r, perpendicular distance r from this linear charge, we are assuming that this whole Gaussian surface is made up of three parts. First, upper top circular portion, another portion bottom circular portion, and one of the portion curved surface. ठीक है, so these three parts. So for example, let's suppose this whole part is called first surface, this curved path is called, this whole curved path, just like ये सिलेंडर हो गया, एक सिलेंडर हो गया, तो इसका ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस को हम S2 बोल देंगे, इसको S1 बोल देंगे. तो ये S1 और ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पूरे को S2 और जो बॉटम सरफेस है उसको बोल दिया मैंने S3 सरफेस. नाउ ऑन S1 सरफेस वी आर टेकिंग एनी, इस S1 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि गॉसेस थ्योरम तो किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू अ क्लोज सरफेस. तो हमने यहाँ पे S1 भी क्लोज सरफेस दी हुई है, S3 भी क्लोज है और S2 भी क्लोज है. इनसे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तभी तो हम गॉसेस लॉ को यूज कर पाएंगे. तो उसको फाइंड करने के लिए, इस पूरे S1 से फाइंड करने के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया DS1 का. अगर ये S1 एरिया है पूरा, तो इस पूरे पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया मान लिया DS1. तो DS1 की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें पता है हमेशा एरिया वेक्टर अपने एरिया प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, तो DS1 की डायरेक्शन ऊपर होगी. लेकिन आपने ये भी सीख रखा है कि अगर कोई प्लस चार्ज हो तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर और इधर अवे होंगी इससे, बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड, प्लस से इधर 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 इधर. तो अगर मैं इधर के लिए बात करूं तो S2 पर अगर कोई सरफेस ले लूं, मान लीजिए इधर, तो इसके लिए ये हो गया DS2. तो DS2 का एरिया वेक्टर किधर निकलेगा, बाहर की तरफ, ये DS2. और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह ये आ रहा है, हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ये आना चाहिए इधर की तरफ. तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के लिए डायरेक्शन वाइज भले ही डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन वाइज एक साइड में तो वो भी सेम ही रहेगा. ठीक है, अलग अलग कहां पे होगा समझिएगा, ये इवन, लेकिन इधर बोलूंगा तो इसको E2 ही बोलना पड़ेगा ना, डायरेक्शन चेंज होगी. लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सभी के सभी क्या है, E. तो अगर आप इसको E1 मान रहे हो तो मैं सिंपली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे केवल E को शो कर रहा हूँ कि E की डायरेक्शन इधर है, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ E. ठीक इसी तरह से ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ E. और यहाँ पर अगर मैं एक एलिमेंटल एरिया ले लूं तो ये क्योंकि बॉटम है, हमें हमेशा बाहर लेना एरिया वेक्टर, तो अंदर नहीं जाएगा गॉसियन सरफेस के अंदर ऊपर की तरफ. आप खुद सोचो कि अगर ये सिलेंडर है, पैक है, तो इसका ओपन हिस्सा किधर है, ऊपर, और इसका ओपन हिस्सा किधर है, नीचे. अंदर थोड़ी पहन के अंदर थोड़ी जाना है. तो यहाँ पर इसका DS3 ये हो जाएगा DS3 वेक्टर, ये है आपका एरिया DS3 और ये इसका DS3 वेक्टर. लेकिन इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है. तो ध्यान से देखें, DS1 और DS3 के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपस में, वो है 90 डिग्री. क्लियरली ये तो है वर्टिकली अपवर्ड और ये है हॉरिजॉन्टल, एकदम हॉरिजॉन्टल. क्योंकि लीनियर चार्ज के कारण ये सभी जगह लीनियर चार्ज है, प्लस प्लस प्लस, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर. तो आप खुद देख लीजिए, अगर इसको मैं E1 ही बोल देता हूं, इसको E2 ही बोल देता हूं, रगड़ा ही खत्म हो जाएगा आपका, और इसको E3 बोल देता हूं. सो E1 वेक्टर और DS1 वेक्टर, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड अगर पूछोगे तो E लिखूंगा, है ना, ध्यान रखना इसको. ये कितना डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, 90 डिग्री. इसी तरह से E3 वेक्टर और DS3 वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री. लेकिन E2 वेक्टर और DS2 वेक्टर एक दूसरे के अलोंग होंगे, तो यहाँ पर ये थीटा इन दोनों के बीच का कितना आएगा, 0 डिग्री. तो आप इसको θ1 बोल दो, इसको θ2 बोल दो, इसको θ3 बोल दो. कोई कहे कि नहीं सर इधर, तो फिर इधर क्या होगा, अरे तो भाई
मेरे लाल इधर भी तो ds2 वेक्टर इधर की तरफ बोला जाएगा और प्लस के कारण इधर अवे तो ये भी तो E2 इधर की तरफ ही आएगा। तो ध्यान से देखिए पूरे कर्व सरफेस एरिया पर जिस डायरेक्शन में आप S2 लोगे तो S2 हमेशा बाहर आएगा और E2 भी इधर की तरफ ही बाहर ही आ रहा होगा। तो हमेशा पूरे कर्व सरफेस एरिया पर, पूरे कर्व सरफेस एरिया पर हर जगह पर E और ds वेक्टर हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे और इस वजह से उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए सबको बहुत अच्छे से। कितनों को अच्छे से समझ में आ गया यहां तक? चलो देखो साहब, देखते हैं अब आगे। तो हमने ये बोल दिया कि इस पूरे सिलेंडर को मान लिया इतने पार्ट से मिलकर के, इसका मतलब अगर फाई टोटल निकालना हो मुझे तो फाई टोटल कैसे निकालूं? जितने पार्ट्स में मैंने इस पूरे गॉसियन सिलेंडर को डिवाइड करके बना हुआ है या जितने पार्ट से मैंने मिलकर के बना हुआ है, हर पार्ट से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग काउंट कर लूं, यानी कि इस S1 सरफेस के रेस्पेक्ट में φ1 फाइंड कर लूं, इस पूरी कर्व्ड सरफेस एरिया वाली सरफेस जिसको S2 बोल रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में φ2 फाइंड कर लूं, और थर्ड वाली S3 जिसको बोल रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में φ3 फाइंड कर लूं, और इन तीनों से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो दैट ऑन इन तीनों का सम ही फाई कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ऑब्वियसली। तो इसको फाइंड कैसे किया जाएगा? बाय फाइंडिंग द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक flux passing through each closed surface. So the total electric flux from this Gaussian surface is found by assuming that this Gaussian cylinder is made up of different three parts S1, S2 and S3. So by finding the electric flux passing through each different surfaces, by finding them and adding them, the total electric flux can be obtained, and hence phi total will be given by φ1 plus φ2 plus φ3, where φ1 is the electric flux passing through the S1 surface, φ2 is representing the electric flux passing through the S2 surface, means curved surface area of the cylinder, and φ3 means the electric flux passing through the closed surface S3, that means the bottom circular area. Since by definition of electric flux we know that phi is equals to E dot ds, it means φ1 should be E1 dot ds1, φ2 E2 dot ds2, so I am writing directly phi total is equals to E1 dot ds1, and why this is circle? This circle on the integration shows the closed surface, close integration of. So why we are substituting a small circle over the on this integration symbol? So that we are explaining that whatever integration we are doing, it is for the closed path, closed surface. So closed surface integration of E1 vector dot ds1 vector. Similarly, φ2 should be closed integration of E2 vector dot ds2 vector plus E3 dot ds3. This is being written by the definition of electric flux. अभी तक हमने गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं करी है, we didn't apply गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ है क्या? गॉसेस लॉ बोलता है कि टोटल फाई should be is equals to the net charge upon epsilon naught, net charge contained inside the Gaussian surface. तो मेरे को बता सकते हो यहाँ इस पूरी Gaussian surface में net charge कितना है? Q, small q. So sigma q is what? What is the sigma q? Total charge मैंने शुरू में ही represent कर दिया here. Q is the total charge contained inside the Gaussian surface, Gaussian cylinder. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो भी आंसर आप इससे निकालोगे तो वो फाई टोटल किसके बराबर होना चाहिए? Q by epsilon naught. तो यही पे मैं लिख देता हूँ एंड सिंस, तो यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या है मैं एक्चुअल में इसको कंटिन्यूएशन में करने वाला हूँ. तो आपको ध्यान रहेगा ना कि हम गॉसेस लॉ जब अप्लाई करेंगे तो गॉसेस लॉ है ये सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो भी ये निकलेगा ये भी फाई टोटल को बता रहा है, तो ये दोनों इक्वेट करने में फाई. देखिए अब यहाँ पर फाई टोटल E1 वेक्टर डॉट ds1, E1 और ds1, तो ये क्या होता है? A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा. तो ये क्या बनेगा? E1 ds1 मैग्नीट्यूड बन जाएंगे, E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सिंपली E1 ds1 cos 90 प्लस E2 ds2 cos 0 प्लस E3 ds3 cos 90 इनके बीच में, और cos 90 की वैल्यू होती है 0. तो ये 0 into anything, the whole quantity will become 0.
सिमिलरली दिस होल क्वांटिटी विल बिकम जीरो। यानी कि जब भी कभी आपको दिख जाए फ्यूचर में, फ्यूचर दिखना चालू हो जाए कि भाई अगर कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उससे आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होने वाला है? जीरो। क्यों? क्योंकि फाई की डेफिनेशन ही ई डॉट ए है, तो ई ए कॉस थीटा अगर 90 हो गया तो दैट वुड बी जीरो। डन। जबकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ ई टू डी एस टू। तो हमारे पास फाई टोटल कितना आ रहा है? ई टू डी एस टू। ये ई टू किसके रेस्पेक्ट में है? एस टू वाली सरफेस पे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर इस पूरी जगह पर, तो हर जगह पर ds2 के रेस्पेक्ट में E2 सेम डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होगा। सो इट शुड बी कांस्टेंट एंड टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन। और हमारा एम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ E2 ओनली। तो वो E ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो E2 ds2 फाई टोटल। और ये E2 एक्चुअल में ये सभी की जो मैंने बोला था, ये सब क्या बता रहा है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? इस पूरे प्लस चार्ज के कारण। तो क्या मैं E2 को मैग्नीट्यूड वाइज लिख दूं ऐसे, ताकि आपको भी ध्यान रहेगा। तो E2 का मैग्नीट्यूड क्या शो कर रहा है? E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द लाइन चार्ज। तो यहां पर E2 को मैंने क्या लिख दिया? E। तो बाहर क्या आ गया? E, ताकि हमें फाइनली बता रहेगा कि E फाइंड करना। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds2। इंटीग्रेशन ऑफ ds2 का मतलब क्या होता है? यहां पर फाई टोटल इज इक्वल्स टू es2 ds2। तो यहां पे लिख देता हूं मैं एक बार इक्वेशन नंबर 2। हियर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds2 का मतलब, अब जैसे आपको ये पता होगा दो तरीके इसको करने के। dx से आंसर क्या आता है? सिर्फ x। ठीक है, 1 इंटू dx बोलो या सिर्फ dx बोलो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाता है, x आता है। तो ds का आंसर, ds2 का आंसर क्या था? टोटल सरफेस s2। और इसका वर्डिंग मीनिंग भी यही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds2, यानी कि ds2 लेकर के मैं पूरा ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? टोटल कर्व सरफेस एरिया। टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और वो कितना होता है? s2, और s2 की वैल्यू कितनी है? 2 पाई r इंटू हाइट। हाइट है l, तो 2 पाई r l। तो ds2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई r l। सब्स्टिट्यूट इनटू द इक्वेशन 2, वी गेट फाई टोटल इज इक्वल्स टू, यही भी लिख लो, फाई टोटल इज इक्वल्स टू e इंटू 2 पाई r l। इक्वेशन नंबर 3। now since according to Gauss's law or Gauss's theorem, phi t is equals to sigma q upon epsilon naught. Here sigma q is the total charge enclosed inside the Gaussian surface, which is small q upon epsilon naught. This is equation number 4. Since 3 and 4 both are representing what they are representing? The total flux passing through phi t. It means 3 and 4 should be equal. So I'm just equating them. So let's write by equation 3 and 4, equating them. We get E into 2 pi RL. So E into 2 pi RL is equals to Q upon epsilon naught. What is our aim? To obtain the expression of electric field. We need to find electric field. So what it should be? E is equals to Q upon 2 pi RL into epsilon naught. And by this equation, where is it? इसको equation 2 देंगे, ये हमने 1 दे रखी है, Q is equals to lambda L, पहले से हमें पता है। इसको equation 2, 3, 4, 5. This is 4, this is 5 by equation 4 and 5. तो Q की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर? Q is equals to lambda into L, 2 pi RL L 1 upon epsilon naught। ठीक है, 2 pi RL। तो हमारे पास क्या फाइनल आंसर बच गया भाई? एक जगह की कमी है थोड़ी सी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वरना नीचे कुछ दिखेगा नहीं आप। तो E इज इक्वल टू आंसर बच रहा है हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब वैसे आंसर आ चुका है। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक,
इसको थोड़ा सा और तमीज से बना दे, तो तमीज से क्या बना दे, क्योंकि हम हमेशा के की फॉर्म में लिखते हैं, और के क्या होता है 1/4πε0। इसमें से तो इसमें हाँ वेरी गुड, तो इसमें 2πε0 तो ही कमी दिख रही है, तो किसकी 4 पाई बन जाए, तो 4 पाई बनने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया इस इक्वेशन को, और फिर इसको रीराइट किया, तो ये तो हुआ 2 लैम्डा अपॉन 4πε0, यानी कि 1/4πε0 तो यहाँ दिख गया इंटू आर 1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं के, तो इसको थोड़ा सा तमीज से लिख करके अरेंज कर दिया 2 के लैम्डा अपॉन आर, और आना भी यही चाहिए था, मैंने y के लिए बताया था 2 के लैम्डा अपॉन y आएगा, तो आना भी यही चाहिए था 2 के लैम्डा अपॉन r। ठीक है, इसके लिए हमने किया हुआ था, ये लाइन चार्ज को जब हमने पहले ऐसे किया था, इससे y डिस्टेंस पर निकाला था तो 2 के लैम्डा अपॉन y आया था, तो इसी को ही r बोल दूंगा तो यही 2 के लैम्डा अपॉन r आएगा, ये आ गया सर। सो दैट्स हाउ वी फाइंड द क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म sorry infinitely long wire having the uniform charge linear charge density. And हाँ भाई, how many of you understood completely?